हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज हमारा क्लास 8 की पॉलिटी चली रही है जिसका चैप्टर 6 है। कल हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, हाशियाकरण क्या होता है, और बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। और आज हम पढ़ेंगे कि जो हाशियाकरण होता है हमारे समाज में, चाहे वो सोशल हो, रिलीजन के बेस पे हो, जाति के वर्ग पे हो, धर्म, नस्ल, ये सारी चीज़ें, आपका कलर हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो भी हाशियाकरण होता है उससे कैसे निपटना है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये SC/ST एक्ट के बारे में तो आपने सुना होगा, चाहे इसके बारे में भी यहाँ से पूछा जाएगा कि ये जब एक्ट आया, साथ में इसमें आदिवासियों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी जो क्लास 5 की, मतलब ये क्लास 8 NCERT की जो 5वां चैप्टर था हमारा, उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे जस्ट अभी भेजा है 1 घंटे पहले ही। तो आप टेलीग्राम में जुड़कर सारे क्लासेस की PDF ले सकते हो। आपको लिंक जो है मेरे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, मैंने पिन किया हुआ है, सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक उसमें मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टॉपिक अगर मैं आपको बोलूं तो कुल मिलाकर ये एक स्टोरी टाइप की है, ठीक है, 10 पेजेस में है। क्योंकि यहाँ से क्या है ना कि पेडागोजी की समझ आपकी यहाँ से स्ट्रांग होगी। और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखो, हाशियाकरण जो होता है हमको उससे कैसे निपटना है, क्योंकि अलग अलग तरीके पे होता है। लोग संविधान का जो है सहारा लेते हैं। तो क्या संविधान कागजी जो करवाइए, कागज पे तो लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार ये अधिकार है, क्या धरातल पे वो ऐसी चीजें होती हैं? तो इन सब चीजों से रिलेटेड हमको आज पढ़ना है। जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है, ये आप सभी को पता है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, तो जरूर नोट कर लेना। देखो, हमारे जो है संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारतीयों को समान रूप से सारे अधिकार, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, आपको समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि पहला लिखा है कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने ये बता रहा है कि किस तरीके से हाशियाकरण का जो है निपटारा हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि जो मौलिक अधिकार है ना, उस पर जोर दिया और सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। कल वाला अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मे भी आपको कम समझ में आए, तो प्लीज इसके पहले वाला क्लास जरूर देख लेना, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर किसी के साथ हाशिया, मतलब किसी को अलग थलग किया जा रहा है, तो वो संविधान का सहारा ले सकता है और मौलिक अधिकार पे जोर देकर उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे, कि जो आपने कानून बनाया है आप उसको एटलीस्ट लागू कीजिए। कई बार हाशियाई तबकों को संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये जो हम लोग करते हैं ना कि अच्छा, इस जाति के लोग को हम पानी नहीं देंगे, टच नहीं करेंगे, इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, ये सब क्या है? अनटचेबिलिटी है। इसका उन्मूलन, एबोलिशन कर दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? संविधान का अनुच्छेद 17 पूछता है कि इसमें क्या चीजें सम्मिलित की गई हैं, तो यही अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का उन्मूलन है इसमें, ठीक है। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो आर्टिकल जो हमारा 17 है इसके अकॉर्डिंग वो जा सकते हैं कोर्ट। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, अनटचेबिलिटी, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे पानी पीने का, पता है ना आपको, पहले एक कुएं से पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक दंडनीय अपराध है। ये है हमारा 17। दूसरा एक अनुच्छेद पूछा जाता है जो कि संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो कि अस्पृश्यता के खिलाफ है। 17 तो है ही हमारा, बट एक हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 भी है। ये भी आप क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 में क्या है, तो इसमें यह बताया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। तो जब भी कुछ होता है तो वो आर्टिकल 15-17 का सहारा लेते हैं कि देखो, हम इस धर्म से हैं, इस जाति से हैं, और हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, और ये जो है एक दंडनीय अपराध है। तो इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वो क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट का सहारा लेते हैं। और उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे, ठीक है। और आज हम इसमें आरक्षण से रिलेटेड भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, दोनों आर्टिकल याद हो गया होगा आपको। इसी तरह मुसलमान तथा अल्पसंख्यक समुदायों ने भी
संविधान में दिया गया है। तो जब भी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो मौलिक अधिकार का सहारा लेते हैं कि धर्म, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया गया है। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है तो मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वह नष्ट हो। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे कि कानून, आपको पता ही है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हाशियाई तबकों के लिए कानून, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। ठीक है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। आपने देखा होगा योजनाएं भी आती हैं जिसमें सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि जो खास तबक वाले हैं उनको सही अपॉर्चुनिटीज उनके लिए उपलब्ध कराए जा सके। तो एक ये भी तरीका है। आपसे स्टेटमेंट में बहुत सारे तरीके पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है। दूसरा, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। देखो, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कई स्थानों पर दलित और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास, ठीक है, इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये तो आप जानते ही हैं, ताकि वे पिछड़े जो हैं वो आगे आ जा सके, शिक्षा संबंधी उनको सुविधाएं मिल सके। और क्योंकि आपको पता है कि कई बार उनके इलाके में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। कुछ जरूरी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित जो असमानता है ना, इनइक्वालिटी है, उसको खत्म किया जा सके। और उसके लिए वो ठोस कदम उठाते हैं। कई बार आरक्षण का मामला आता है जिससे कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, तो वो भी इसमें लिखा हुआ है। नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो कई बार लोगों के मन में आता है कि आरक्षण जो है नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो यह आरक्षण संविधान में हमारे है और ये ऐसा क्यों है, ये यहाँ पर बताया गया है। देखो, आरक्षण की व्यवस्था भी इसी तरह का एक कानून नीति है, एक नीति के ही द्वारा बनाया गया। और यह महत्वपूर्ण तो है, बट इस पे बहुत विवाद होते हैं, आज भी है। आज तो बहुत ज्यादा हो चुका है। जैसे कि शिक्षा संस्थान हो गया, सरकारी नौकरी में दलित व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून जो है एक महत्वपूर्ण तर्क पे आधारित है। कि तर्क का मतलब कि क्यों इनको जो है आरक्षण दिया जाता है। देखो, इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आप मुझे बताओ, आज भी अगर आप देखें तो ये जो कचरे, इसमें ये भी चीज लिखा हुआ है, मैला उठाने का जो काम है यही लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो आज भी इक्वालिटी नहीं है, ये लोग आज भी पीछे हैं। तो इनको आरक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि ये भी समान हो सके, इक्वालिटी हो सके, समानता का अधिकार जिसे हम बोलते हैं। तो अगर इनको थोड़ा सा, और इसके लिए इनको थोड़ी सी आपको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, फर्स्ट जनरेशन होती है। तो ये इस तरीके से इनको आगे लाने का एक कदम है। जैसे कि आरक्षण की जो नीति है ये काम कैसे करती है, तो देखो, देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास, जो भी राज्य है, स्टेट है, उनके पास अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी, अति पिछड़ी सभी की लिस्ट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है, जो कि विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिल के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, तो आपको पता है कि अगर कोई इस कैटेगरी से है तो उनको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है सबूत के तौर पे। और अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का जो उम्मीदवार है वो आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तो इनके पास ना एक पूरी लिस्ट होती है कि अच्छा ये वाले को ये लाभ मिलेगा। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं, आपने अपना सबूत भी दिया, तो आपको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ये क्यों लाया गया है? ताकि इनको भी, जो वंचित रह गए थे, उनको आगे लाने के लिए। खास तौर पे आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिल के लिए सरकार ने कट ऑफ या फिर न्यूनतम अंक सीमा तय कर दी है कि इतना नंबर होना चाहिए न्यूनतम। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। मतलब न्यूनतम अंक फिक्स है, तो ऐसा नहीं कि जितने भी दलित होंगे, आदिवासी होंगे, सब जाके एडमिशन ले लेंगे। नहीं, इनमें वही आ सकता है ना जिन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ में ये जो न्यूनतम अंक सीमा तय किया गया है ना, वो योग प्राप्त कर ले। अगर कोई ऐसा दलित आदिवासी है जो न्यूनतम अंक सीमा लेकर आता है, तभी एडमिशन मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। और इनको छात्रवृत्ति भी देती है सरकार। तो इस तरीके से
ये है हमारा मतलब कि किस तरीके से आरक्षण होता है, किस तरीके से इसका लाभ मिलता है। इनकी सूची राज्य के पास भी है, केंद्र सरकार के पास भी है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब ये जो है ये कहानी है, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एक बार ये पढ़ लेना। जैसे कि दलित और आदिवासियों के अधिकारियों की रक्षा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। और ये हमारे कबीरदास, आपको पता है कि ये जो जाति हो गया, ये जो भेदभाव था, ये इसके एकदम खिलाफ थे कि जो स्वर्ण जातियां हैं वो किस तरीके से भेदभाव करती हैं। इसमें ये आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने, ये खुद इसके अगेंस्ट थे। बाकी इसका ये कहानी बहुत अच्छी है। हाशियाई समुदायों को, दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून हैं। और यहाँ पर एक सच्ची घटना है ये केस स्टडी को पढ़कर जाने की आप कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्टोरी है ना, ये एकदम रियल स्टोरी है। ये मैं आपको छोटी ही लाइन में बता देती हूँ। जैसे कि एक उत्सव होता है, तो उसमें पुजारी इकट्ठा होते हैं और उसमें कोई भी दलित समुदाय का एक व्यक्ति आता है और वो क्या करता है, पुजारी जो होते हैं उनके पैरों को धोता है। और उसके बाद से क्या करता है, वो जो धुवन का जो पानी होता है ना, वो उससे नहाता है। तो ये एक मतलब वहां पे लोगों ने बना दिया। अब आप जानते हो कि ये सारे रूल्स कौन बनाता है, लोग ही बनाते हैं। आपको ऐसा किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो जो पुजारी होते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जो दलित समुदाय के लोग हैं वो हमारे पैर धोएं और इससे वो नहाए। तो ये मतलब एक तरीके से बता दिया गया कि ये आपको करना ही होगा। तो इसी तरीके का एक नाम था रत्नम, ये रियल स्टोरी है। रत्नम नाम का एक लड़का था, 20 साल का था और ये उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तो अब इसका नंबर आ गया कि भाई अब तुम्हारा नंबर है रत्नम, कि तुम जो है इनके पैर धो और उस पैर को धोने का जो पानी होता है उससे तुमको नहाना पड़ेगा। इसने सीधे इस चीज को मना कर दिया। अब ये है तो दलित जाति का, अब इससे जो है ऊंची जाति के लोग को काफी हैरानी हुई, कितने कम एज का लड़का जो है हमें मना कर रहा है। और कहीं तो वो लोग बोलने लगे कि भाई इसकी पढ़ाई लिखाई ये जो कर रहा है ना, इसी वजह से बर्बाद हुआ है, बिगड़ गया है। तो बट उस लड़के ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसने धोया? क्योंकि वो अपने आप को, खुद को वो बराबर मानने लगा था कि जैसे ये लोग हैं वैसे हम भी लोग हैं, तो हम क्यों इनके पैर को धोएं और उस धोए हुए पानी से नहाएं। ये एक रियल स्टोरी है और आज भी ऐसा लोग करते हैं। तो ऊंची जाति के लोगों में बहुत गुस्सा आई। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें खाली करवा देंगे। इवन उसके घर में आग लगा दिए, रात में उनको गाँव छोड़कर जाना पड़ा। तो इस तरीके से अब बाकी के जो लोग थे, दलित समुदाय के लोग, वो भी उससे नाराज हो गए, उस लड़के से, क्योंकि उनको डर था कि इसने ऐसा कदम उठाया है तो ये स्वर्ण जाति के लोग हमको अपने खेतों में काम नहीं करने देंगे, हमें काम नहीं मिलेगा, हमारा बहिष्कार कर देंगे। और ऐसा हुआ भी, इसको घर छोड़ के जाना पड़ा, इसके जो है घर में आग लगा दी गई। तो यहाँ पर इन लोगों ने धमकी भी दी कि हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। ये देखिए, झोपड़ी में आग भी लगा दी गई थी। तो रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ वहां से जिंदा तो भाग गया, बट उसने क्या किया, देखो यही होता है पढ़ने लिखने का फायदा। उसने क्या किया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज करा दिया। और यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप किसके तहत जो है मामला दर्ज करा सकते हैं। बाकी के तो लोग सामने नहीं आए, ना ही उन्होंने अपना मुंह खोला, कुछ भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था। और इस तरीके से रत्नम ने क्या किया था, दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। और बाद में ये केस चला और ये जो रस्म थी ना कि पैर धो के नहाने वाली, इसको भी खत्म कर दिया गया। बट उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना ही पड़ा, क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। अब वो इस गांव में इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं देता था, समझ सकते हो, तो इसलिए इनको जाना पड़ा। हाँ, बट ये है कि ये जो रस्म थी ना कि पैर धोना है, उसके बाद नहाना है उसी पानी से, गंदे पानी से, ये खत्म हो गया। तो एक तरीके से इसने स्टैंड लिया। अब इसी के बाद से ना अनुसूचित जाति के जो दूसरे लोग थे, उनके साथ भी जब भी अत्याचार हुआ तो उन्हें भी पता चला, उन्होंने भी इसका सहारा लिया। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, इस कानून के तहत देखो रत्नम ने क्या किया था, शिकायत दर्ज करके कानून का सहारा लिया। ठीक है, कि हमारे साथ ये ऐसा अत्याचार कैसे हो सकता है भाई, हमारा संविधान हमें बोलता है कि समानता का अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, ये किस तरीके का भेदभाव है। तो इसने कानून का सहारा लिया। उसके बाद से यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलित और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाए। और ये काफी समय तक चलता रहा था। उसके बाद से 70 के दशक के आखिर और 80 में यह हिंसक रूप ले लिया। उसके बाद से जो दक्षिण भारत के कई लोग थे, उन्होंने भी बोला कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, वो भी सामने आए। तो इस तरीके से ये कहानी चलती रही। तो बेसिकली इसमें यह है कि अगर कोई ऐसा जो है एक कानून बना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने दबाव बनाए, जो लोग थे उन्होंने बोला कि देखो नए कानून में दलितों के साथ होने वाली जो भी हिंसा होती है आप उसकी सूची बनाइए।
क्योंकि एक तरीके की हिंसा नहीं है ना। कोई किसी को मंदिर में जाने नहीं दे रहा है, उस स्कूल में बैठने नहीं दे रहा है, कोई दलित महिला है उसके हाथ का कोई खाना नहीं खा रहा है, बहुत तरीके थी। तो इन्होंने बोला कि देखो सूची बनाओ, और अगर कोई भी इसमें से अपराध होता है तो उसको सजा भी मिलना चाहिए। ठीक है, इसी कहानी के बाद से ये सारी चीजें हुई। ये केस स्टडी है, रियल स्टडी है। तो आपने देखा कि 1970 और 80 के दशक में आदिवासी ने खुद ही बड़े पैमाने पर संगठन किया, और उन्होंने न केवल बराबरी के लिए, उनको कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ एक बराबरी चाहिए। और ये बात सही भी है, क्या चाहिए एक्स्ट्रा, भाई जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही हम भी रहें, हमारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने केवल इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई, बल्कि उन्होंने अपने जमीन संसाधन, क्योंकि इनके जमीनों को भी लोगों ने हड़प लिया था, उसको हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाया। आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा। तो जैसा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ ना, सेम आदिवासियों को भी जो पावरफुल लोग थे वो टॉर्चर कर रहे थे, बहुत हिंसा हुई। और यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है, और कई अपराध तो इतने भयानक है ना कि आप उनके बारे में सोच नहीं सकते हो। मतलब ऐसा हुआ है तभी इस अपराध को इस सूची में सम्मिलित किया गया है, ऐसा लोगों ने किया है इनके साथ। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि इधर एक चीज और बताई गई है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं, और जो भी दोषी होगा उसको सजा देगा। कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क दिया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक, आपने देखा होगा कई बार न्यूज आता है कि लोग चप्पल से किसी को पीट रहे हैं, किसी के ऊपर गंदा पानी डाल रहे हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं। अभी ये वीडियोस काफ़ी, एक आपने देखा होगा, नाम तो नहीं बताना चाहूँगी, बट एक सीएम थे जिन्होंने पैर धोया था ऐसे व्यक्ति का। तो बहुत सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं। आप देखो आज भी कोई चीज़ खत्म नहीं हुई है, भले से कानून है, संविधान में लिखा है, बट कुछ भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें खुद से आवाज़ उठाना होता है, खुद से ही संघर्ष करना पड़ता है। तो भले से लिखा हुआ है कि इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूचना दी गई है, और इसका मकसद है लोगों को सजा दिलाना जो भी गलत करेगा। जैसे कि जो SC/ST हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अखाद्य या फिर गंदा पदार्थ भी आपने देखा होगा, लोग विवश करते हैं कि तुम इसको खाओ पियो। अभी ये रिसेंटली में भी ऐसा हुआ है। ये है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। बाकी जो SC/ST के किसी व्यक्ति को कोई बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग नंगा कर देते हैं, उनको घुमाते हैं, उनका फेस होता है, उनके बॉडी पर रंग लगा देते हैं जानबूझ के उनको परेशान करने के लिए। सोचिए, ये सारी चीज़ें, इतनी खतरनाक चीज़ें एक नॉर्मल इंसान करता है, उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें रहती होंगी कि वो लोगों के साथ इतना टॉर्चर करते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, और इसके खिलाफ भी उनको सजा मिलेगा। दूसरा कि इसमें ऐसे कृत्यों की भी सूची है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है, या फिर उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। तो इसके लिए भी कानून है कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई, या फिर उसकी खुद की जमीन पर कब्जा करता है, खेती करता है, या फिर कुछ लोग होते हैं ना जबरदस्ती अपने नाम पे जमीन लिखवा लेते हैं, तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगा। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, और ऐसे लोगों को भी पनिशमेंट मिलेगा। SC/ST की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए, उस पर हमला करते हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, इन सभी के लिए पनिशमेंट है। इस तरीके की ये सूची बनाई गई है। ठीक है, और जो कबीरदास है उन्होंने अछूत शब्द को यहाँ पे एक नया अर्थ दिया। उन्होंने दावा किया कि अस्पृश्यता ही ज्ञान का वह सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है। कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था की बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते थे। सोचिए, एक ये थे कबीरदास जिन्होंने, जो लोग जिनको बोलते थे कि ये अछूत हैं, निचली लोग हैं, वो उनको सबसे ज़्यादा ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते थे, वैसा दर्जा देते थे। ये खुद खिलाफ थे इस चीज़ के कि जो लोग भेदभाव करते हैं जाति पे, धर्म पे। और ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ना पता हो, हाथ से मैला उठाने का जो कलंक है, आपने देखा होगा कि खास करके जो दलित महिलाएं होती हैं उनको ये काम दिया जाता है कि वो शौचालय से गंदगी उठाकर फेंकें हाथ से। आप देख सकते हो फोटो, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता है। खासतौर पे औरतें और लड़कियां ही करती हैं कि आपको मैला ढोना है। इवन आपने देखा होगा कि हाथ, जो सिर पे मैला ढोने वाला, जो बेहद अमानवीय स्थिति थी, जिसके, और ये काफ़ी अगर देखो तो हेल्थ को भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। हाथ से मैला ढोना है, सिर पे मैला रखना है, इससे फेस हो गया, हमारा श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र, इस पे भी असर पड़ता है। और इसके लिए पैसा कितना मिलता है? मात्र 200 रुपए। और अगर आप कोई निजी काम करवा रहा है तो वो और भी कम देगा।
और हमने अभी पढ़ा कि हमारा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को खत्म कर किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वाले को कई जगह अछूत माना जाता है। अब जो लोग ये काम करते हैं उसके हाथ से कोई पानी नहीं पीता है, लोग उसको कहते हैं ये अछूत है। सोचिए, संविधान में खत्म हो चुका है बट लोग ऐसा करते हैं। तो इस पे क्या हुआ, इवन इनको ना मंदिर में कहीं भी पब्लिक प्लेस पे भी इनको जाने नहीं दिया जाता है। तो 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया है। याद रखिएगा 1993 में इसको पारित किया गया और यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज किया, जनहित याचिका, और याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल, देखो सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म हो चुकी है, बट इन्होंने बताया कि आज भी चल रही है। रेलवे जैसे सरकारी उपक्रम में बड़े पैमाने पर यह हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया और इसके जवाब में न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। और न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार को बोला कि आप मुझे 6 माह के भीतर इसकी सच्चाई का पता लगाकर बताओ। और अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी चल रही है तो ये संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। तो ये हाथ से मैला, सिर पर मैला ढोने वाला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और जो लोग ऐसा काम करते हैं लोग उसके साथ भेदभाव भी करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का आदिवासियों के साथ भी होता है। इनका भी जो मांग था 1989 का अधिनियम था कि आदिवासियों की मांगे, और 1989 का अधिनियम, इसमें यह था कि देखो ये पेड़ काट रहे हैं, आप ये फोटो देख सकते हो, और इसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति और जो वनवासी थे वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया। इसका मतलब क्या है कि इसमें यह कहा गया था कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया था। जो भी इनके साथ अन्याय हुआ था उसके लिए इसको पारित किया गया। इस कानून में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादकों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। पहले क्या हुआ कि इनका जमीन सब कुछ इनसे ले लिया गया था। इस अन्याय को ही कंपनसेट करने के लिए बोला गया कि ये इनका खुद का अधिकार होगा, जमीन हो, खेती हो, चराई योग्य चाहे लकड़ी हो, इस पे इनका अधिकार है। और इस कानून में ये भी कहा गया कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। तो ये इनको इतना अधिकार दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ी सी इसमें कहानी सुन लीजिएगा। देखो जो ये अधिनियम था इस और वजह से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए भी सहारा लिए। क्योंकि इन पहले हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से इनसे जबरदस्ती जो है जमीन अपने नाम पे लिखवाया गया था और उनको काफी परेशानी हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और यह कानून भी जनजातीय समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया है। उनका यह कहना था कि देखो संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। मतलब ये क्या करते थे ना, जमीन खरीद के किसी और को बेच देते थे। और जहां पे ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। तो ये था आदिवासियों की मांग और 1989 का अधिनियम। ठीक है, तो इसमें यही है कि दोबारा से इनको इनका जमीन वापस मिला और ये अब उस पर काम भी कर सकते हैं। और इस तरीके से कई योजनाएं भी बनाई गई हैं ताकि ये अपना दोबारा से जो जैव विविधता संरक्षण है उस पर भी इनका अधिकार है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो जो जो चीज़ें पहले हुई, लोगों ने संविधान का सहारा लिया और अपनी खुद की जमीन उनको वापस मिली और अब वो उस पर वहाँ पे काम कर सकते हैं। और अगर अभी भी कुछ ऐसा होता है, जबरदस्ती किसी से जमीन हड़प लिया जाता है, अपने नाम लिखवा लिया जाता है, तो लोग इसका सहारा ले सकते हैं। इन सबका एक निष्कर्ष है कि किसी भी अधिकार या कानून या नीति को केवल कागज पर लिख देने का मतलब नहीं होता है कि वह वास्तव में लागू हो चुका है। इसके लिए इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो लिखा हुआ है, बट ऐसा अगर नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि वो लागू हो, और अगर नहीं हो रहा है तो हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। समान, बराबर, इज्जत, सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है, सभी को चाहिए। और यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो। और हाशियाकरण से निपटारा
इसी तरीके से होगा कि आपको कानून का सहारा लेना होगा, आपको संविधान का सहारा लेना होगा, आपको खुद से कोशिश करनी होगी। और लोगों ने किया है, लोगों को अधिकार भी मिला है। जैसे इनकी जमीन वापस जो इन लोगों ने छीना था, इनको दोबारा से वो जमीन मिली। कोई भी आदिवासी का जमीन किसी भी गैर आदिवासी को नहीं बेच सकता है। तो इस तरीके से हाशियाकरण का निपटारा हुआ, बट अभी भी ये सारी चीजें होती हैं। तो बस ये टॉपिक इतना ही है। 10 पेज का PDF था, 10 पेज का खत्म हो चुका है। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो कल हमारा जो है 2 ही टॉपिक इसमें का बाकी है। तो आई थिंक कल एंड परसों में ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा SST, और उसके बाद से हमारा स्टार्ट हो जाएगा वन लाइनर एंड PYQ सीरीज। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड दिल से धन्यवाद जो लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आप सभी के कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ। एंड आप अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके थॉट्स हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बता सकते हो। PDF आपको शाम तक मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।